हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया। चलिए, जो क्वेश्चन कल चल रहे थे हमारे 2020 वाले थे, शायद एक बार देख लेता हूँ। ये वाले लास्ट हमने यही क्वेश्चन किया था। ये एक केस स्टडी था और 2020 के क्वेश्चन चल रहे थे। हाँ, ये 2020 के क्वेश्चन चल रहे थे। तो उसमें एक तो केस स्टडी का ये लास्ट क्वेश्चन रह गया, लास्ट पार्ट है ये। तो केस स्टडी में हमने सोचा था 4 ही उसमें क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, उसमें ये 5वां क्वेश्चन भी है, 5th क्वेश्चन भी है। जरा इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो केस स्टडी किस बारे में थी, याद दिला देता हूं आपको। ये केस स्टडी थी फैराडे केज के बारे में। फैराडे केज क्या होता है बेसिकली? तो फैराडे ने एक बात बताई थी, उन्होंने कहा था कि अगर एक कंडक्टिंग बॉडी है जो अंदर से खोखली है, कैसी भी शेप की हो सकती है, ये कंडक्टिंग बॉडी, एक मिनट, मान लीजिए ये कंडक्टिंग बॉडी है जो किसी भी शेप की हो सकती है, अंदर से खोखली है। मान लो यहाँ तो भरा हुआ है मेटल, यहाँ ये मेटल की है, ये तो मेटल है, और अंदर से ये खोखली है। तो अगर इसको किसी फील्ड में रख देंगे तो जो फील्ड की लाइनें हैं, थोड़ा सा पेन मोटा हो रहा है, इसको सही कर लेते हैं। तो ये जो फील्ड की लाइनें हैं बच्चों, ये कभी इसको पार नहीं कर पाती, ये बाहर ही रह जाती है। उसका मैंने पूरा कारण बताया था आप लोगों को, पूरा रीजन बताया था कि ये पार क्यों नहीं कर पाती। इनके पार करने का, ना पार करने का एक रीजन था। वो ये था कि जब लाइनें यहाँ से चलती हैं तो ये सामने वाली जो सरफेस है उसको इंडक्शन कर देती है, उस पर इंडक्शन कर देती है। मतलब इधर की सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाता है और लाइनें माइनस चार्ज में अंदर चली जाती हैं, और इधर वाली सरफेस पे उतना ही प्लस चार्ज आ जाता है। इंडक्शन का मतलब यही होता है कि एक सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, एक सरफेस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, एक ही बॉडी की। एक तरफ वाली सरफेस पे माइनस चार्ज, दूसरी तरफ वाली सरफेस पे प्लस चार्ज। माइनस चार्ज में ये लाइनें अंदर चली जाती है और प्लस चार्ज से बाहर निकल जाती हैं, अंदर की तरफ से नहीं होके जाती, इसलिए अंदर का जो फील्ड रहता है वो 0 रहता है। अंदर किसी टाइप की कोई लाइन नहीं होती। ये बताया था आप लोगों को फैराडे केज में। तो फैराडे, इस बॉडी को नाम दिया गया फैराडे केज। केज का मतलब समझते हो ना, पिंजरा। एक पिंजरे के अंदर किसी भी बॉडी को डाल दिया और बाहर उसके क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं, बाहर क्या फील्ड चल रहा है। अब यहाँ पे सवाल पढ़ते हैं, इस पे कई सवाल किए थे हमने, सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है ये आपका। इसमें कहा ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। एक बार जरा ये देख लेता हूँ, सही आ रही क्वालिटी तो? ठीक है, बढ़िया दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ फैराडे केज। एक फैराडे केज है, चलो ये रहा, मान लीजिए, और उसके सेंटर पर केज 2 माइक्रोकूलम ऑफ is placed at the center of Faraday cage in the shape of cube with surface of 9 centimeter edge। क्यूब की शेप में, शेप बना लेते हैं जरा। शेप कहाँ से बनेगी? बढ़िया बढ़िया सी, शायद यहीं से बनती होंगी। हाँ, यही है, पता नहीं कहाँ कहाँ से अभी क्या होता है इसमें, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। चलो मैं वैसे ही बना देता हूँ। तो क्यूब की शेप में इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, क्यूब की शेप में इस तरीके से चार्ज रखा हुआ है ऐसे, और इस पे ये जो चार्ज है ये कितना है आपका क्यूब की शेप में? 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम का ये चार्ज है। तो 2 माइक्रोकूलम का जो ये चार्ज है, 9 सेंटीमीटर इसकी एज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग द क्यूब नॉर्मली विल बी द शेप ऑफ क्यूब विद सरफेस ऑफ, एक मिनट, थोड़ा सा गलत पढ़ लिया हमने। ये जो फैराडे केज दिया है ये क्यूब की शेप का दिया है, तो पहले हमें एक बड़ा क्यूब बनाना है। क्यूब की शेप का ये फैराडे केज दिया है, लो जी, और उसके सेंटर पे दिया है चार्ज 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, यही तो दिया है, हाँ। और इसकी एज दी है 9 सेंटीमीटर। अब इन इससे आगे बोला इसने, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्यूब नॉर्मली विल बी, इससे निकलने वाली जो टोटल लाइनें होंगी वे कितनी होंगी? इससे निकलने वाली सारी लाइनें इस तरह से ही परपेंडिकुलर निकलेंगी। ठीक है, तो ये लाइनें कितनी होंगी?
तो भाई साहब इससे निकलने वाली जो लाइनें होंगी टोटल फ्लक्स, तो अगर इस टोटल फ्लक्स की बात करें तो ये होगा फाई इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है किसी सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, क्यू एनक्लोज्ड, ई एन कर दो इसको एनक्लोज्ड, और बटे में एप्सिलॉन। तो इसके अंदर चार्ज कितना बंद है, 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और बटे में एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यही होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, ये पावर कट जाएंगी, -6 ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ बटे 8.85, ये आ जाएगा। इसमें से एक काम करो, फाई इज इक्वल टू 20 अलग कर लो, 10⁵ अलग कर लो, बटे में 8.85। अब 8.85 से अगर इसको काटें तो 2 टाइम्स चला एक बार, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर बचा 4, अप्रोक्स 2.25 ऑप्शन दे ही रखा, 2.25 के करीब बन रहा होगा। तो फाई इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁵ न्यूटन। और इसका यूनिट क्या बनेगी, यूनिट खुद सोच लो। तो यूनिट फाई क्या होता है, फाई का यूनिट होता है, याद करो, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, लेकिन अगर आप जानना भी चाहते हैं तो फाई का फॉर्मूला होता है ई इंटू में ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इंटू में कॉस थीटा, ये होता है फील्ड। चलो ये इसके हिसाब से हमारा आंसर हो गया 2.25 इंटू 10⁵ सॉरी न्यूटन पर कूलम। अच्छा ये बाहर की तरफ जा रहा है तो सरफेस में एंटर कर, नहीं सरफेस से बाहर निकल रहा है, सरफेस से बाहर की तरफ निकल रहा है, देखो प्लस चार्ज है ना, तो प्लस चार्ज में से सरफेस में से बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता है तो कौन सा ऑप्शन हो गया, लीविंग द सरफेस, एंटरिंग द सरफेस नहीं, लीविंग द सरफेस ऑप्शन। इसमें ऑप्शन दे रखा है बी, बी तो नहीं बैठ रहा भाई, मैं एक बार कैलकुलेटर का यूज करके देख लेता हूं। कैलकुलेटर का भी यूज क्या करना, 8 नहीं, यही आएगा आंसर, सी आएगा भाई, चेक कर लेना इसे एक बार, सी आएगा, ये इन्होंने गलत लगा दिया यहाँ पे, ये आंसर बी नहीं है, ये सी है, ठीक है, लीविंग द सरफेस 2.25, ठीक। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2020 का एक क्वेश्चन और छूट गया था हमारे से, जरा उसको भी कर लेते हैं। चलिए बच्चों 2020 वाला ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या दिया है, मुझे लग रहा है थ्योरी वाला क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। Derive the expression for the torque acting on an electric dipole when it is held in uniform electric field। बिल्कुल ये हमारा थ्योरी का क्वेश्चन है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है और उसके अंदर एक डाइपोल रखा है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखते हैं तो उसको घुमाने के लिए उस पर एक टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क कितना होता है, तो नोट्स में इसका डेरिवेशन कराया हुआ है मैंने। वो टॉर्क होता है P क्रॉस E, अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, अगर वेक्टर खोल के लिखेंगे तो PE साइन थीटा, ये हो गया आपका टॉर्क का फॉर्मूला, ये टॉर्क का फॉर्मूला। तो ये टॉर्क क्या करता है, इसको घुमाता है। अब आपसे पूछा है, ये तो आप नोट्स में से देखेंगे, ठीक है, ये कैसे कैसे हमने इसको प्रूफ कर रखा है, डिराइव कर रखा है। आगे पढ़ो। When it is held in uniform electric field, okay, identify the orientation of the dipole in the electric field in which it attains a stable equilibrium। आपको वो वाली इसकी ओरिएंटेशन बतानी है, वो पोजीशन बतानी है जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। आप याद रखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ E के साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 डिग्री का एंगल बनाता है। कैसे? आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन समझ लीजिए आप।
ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन है और ये माइनस से प्लस की तरफ होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है, 0 डिग्री का एंगल है, तो समझ लीजिए कि ये जो डाइपोल है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओह स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहता है? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम पैरेलल हो जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की भी डायरेक्शन इधर है प्लस से माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। अगर दोनों आपस में पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा और उस टाइम पे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। आपको पता होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस पर नेट टॉर्क 0 है। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। अब थीटा को आप 0 डिग्री रख के देखो तो टॉर्क साइन 0 डिग्री क्या आ जाएगा? पीई साइन 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। तो टॉर्क 0 है, इसका मतलब ये जब टॉर्क 0 होगा, और फोर्स तो डाइपोल पे 0 होता ही है, फोर्स भी 0 है, नेट फोर्स, और टॉर्क भी 0 है। इसका मतलब जब ये दोनों 0 होंगे, टॉर्क भी और फोर्स भी, तो उस टाइम को कहेंगे हम इक्विलिब्रियम। उसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। तो याद रखो, जब भी हमारे पास जो टॉर्क होता है वो भी 0 होता है, फोर्स भी 0 होता है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम होती है। तो वो ये इक्विलिब्रियम, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जब डाइपोल के और ई के बीच, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 0 डिग्री होता है, और जब 180 डिग्री होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लो इधर है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल की डायरेक्शन इधर है पी, और दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का है, तो उस टाइम पे भी इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल अनस्टेबल। अब आप जानना चाहते होंगे कि सर स्टेबल और अनस्टेबल में फर्क क्या है? दोनों है तो इक्विलिब्रियम ही। टॉर्क दोनों पे 0 होगा। आप चाहे टॉर्क की वैल्यू पीई साइन थीटा मतलब 180 डिग्री पे निकाल लो, साइन 180 भी 0 ही होता है, तो टॉर्क उस पे भी 0 हो जाएगा। साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है? साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो उस हिसाब से टॉर्क तो तब भी 0 ही होगा। तो दोनों पे टॉर्क 0 है, दोनों पे फोर्स 0 है, दोनों पे इक्विलिब्रियम है, पर वो स्टेबल कहलाएगा 0 डिग्री वाला, और ये अनस्टेबल कहलाएगा। उसकी वजह है, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए इधर फील्ड लगा हुआ है, ऐसे जैसे ये जा रहा है फील्ड, और इस तरह से रखा है डाइपोल। अगर मैं उसको थोड़ा सा उसकी जगह से हिला दूं, ऐसे कर दूं, तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा तुरंत। ऐसे आपने थोड़ा सा उसको ऐसे हिलाया, वापस आ जाएगा। अगर वापस आने की टेंडेंसी है, और ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इधर प्लस है तो इधर एक फोर्स लगेगा QE, इधर माइनस है इधर एक फोर्स लगेगा QE, और जरा सा इसको आप डिस्टर्ब करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा हिलाएंगे, इस तरह से करेंगे या ऐसे करेंगे, तो इधर का फोर्स इधर खींचेगा, इधर का फोर्स इधर खींचेगा, तुरंत उसको सीधा कर देगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को जिसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर भी दे और वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर अनस्टेबल की बात करोगे, अनस्टेबल कैसा होता है? मान लीजिए इधर तो है इलेक्ट्रिक फील्ड और आपने डाइपोल को रखा है ऐसे, इधर प्लस इधर माइनस। अब प्लस पे इस तरफ चार्ज लगेगा क्यू, फोर्स लगेगा QE, और माइनस पे इस तरफ फोर्स लगेगा QE। आपको पता है प्लस वाले चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और माइनस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। अब इस पे देखो ऐसे फोर्स लगा, इस पे इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, जरा सा इसको हिलाएंगे, तो ये एकदम से इस पे इधर फोर्स लग रहा है, ये इसको इधर कर देगा, इसको इधर, मतलब ये अपनी जगह छोड़कर ऐसे घूम जाएगा। ऐसे था डाइपोल और ऐसे घूम जाएगा। क्यों?
क्योंकि इस वाले पॉइंट पर इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस वाले पॉइंट पर इस तरफ फोर्स लग रहा है। जैसे आप इसको जरा सा हिलाएंगे ये फोर्स ऐसे हो जाएंगे, देखो ऐसे ऐसे, इसका फोर्स ये हो गया, इस पे फोर्स ये हो गया, और ये एकदम इसको ऐसे घुमा के इधर कर देंगे ऐसे, और ये फिर अब फोर्स इस पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे इस पे फोर्स इधर हो गया, इस पे फोर्स इधर हो गया। अब ये आ गया इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। पहले जब ऐसे था तो ये था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, इस तरह से घूम के एकदम से स्टेबल। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि इस बार ई तो इधर है देखो, और माइनस से प्लस पी इधर हो गया, पी पी इस तरफ हो गया पी। तो ई और पी के बीच का ये जो एंगल है 180 डिग्री है। तो इसमें अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो टॉर्क इस पे भी क्या आएगा, जीरो, और फोर्स तो जीरो होता ही है। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी है, लेकिन ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम है कि जरा सा भी हम इसको हिला रहे हैं इसकी पोजीशन से तो ये अपनी पोजीशन को छोड़ के भाग रहा है, छोड़ के भाग। उसमें क्या होता है, जरा सा हिला रहे थे वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता था, जरा सा ऐसे किया वापस आ गया, फिर ऐसे हो गया सीधा, जरा सा ऐसे किया वापस आ गया। लेकिन इसमें एकदम छोड़ के ऐसे भाग जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में दोनों में क्या फर्क है। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा कंप्लीट। 2020 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज की वीडियो में इतना ही डालूंगा कि 2020 के खत्म हो जाए और कल 2019 के शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। ये 2 क्वेश्चन ही बच रहे थे 2020 के, 2019 के अलग से ही डालूंगा ताकि उनका थंबनेल अलग बनाया जा सके। चलो